गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12 केमिस्ट्री की पेपर की, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपके 90 प्लस मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी से केमिस्ट्री में आप कर सकते हैं। ये वो मॉडल पेपर है जो इस साल सबसे ज़्यादा वायरल है और इस साल के बोर्ड पेपर में यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस भी हैं बेटा। तो आपको जब कल पेपर मिलेगा तो कुछ इसी पैटर्न में आपको पेपर दिया जाएगा बेटा, जहाँ पे आपको यहाँ पे अनुक्रमांक अपना लिखना होगा, यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। बाकी चीजें आपको सब पता ही है कि 3 घंटे 15 मिनट हमको एक पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और हमारा पेपर 70 नंबर का होता है। प्रारंभ के जो 15 मिनट वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ के समय बर्बाद नहीं करना। पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर लिखना आपको चालू कर देना। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आपको मैं बता देता हूँ कि पहला निर्देश ये कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न पर निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन को करना अनिवार्य है और जितने अंक का वो क्वेश्चन है उसके सामने लिख दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए और अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो उसको सही से सॉल्व करके दिखाना है प्रत्येक पद को आपको। ठीक है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब जिस क्वेश्चन का जो आंसर है वही लिखिए, इधर उधर की चीजें मत लिखिए। जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण, और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देते समय आपको रासायनिक समीकरण की आवश्यकता है तो उसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हम बात करते हैं बेटा आगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है बेटा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे बेटा। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 6 बहुविकल्पी दिए जाएंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। टोटल 6 नंबर के यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कितने नंबर के बनेंगे बेटा? 6 नंबर के बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि 1 बिलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 पीपीएम है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो देखिए 3 पीपीएम का मतलब क्या हो गया। सबसे पहले इस सवाल को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। इस तरह के काफी हार्ड टाइप के क्वेश्चन इस समय बहुविकल्पी में पूछ रहा है। तो आप पहले बात करिए 3.5 पीपीएम की। किसकी बेटा? 3.5 पीपीएम का मतलब है, का मतलब हुआ कि 3.5 ग्राम विलेय उपस्थित है, उपस्थित है 10⁶ ml बिलियन में। ये तो मीनिंग हो गई 3.5 पीपीएम की। किसकी मीनिंग हो गई बेटा? 3.5 की, कि जो विलेय है वो 3.5 ml है और बिलियन है 10⁶ ml। तो अगर मैं बिलियन का आयतन लीटर में लिख लूं, क्योंकि सब में हमारा मात्रक लीटर में है तो हम इसको लिख ले रहे हैं बिलियन लीटर में। तो बिलियन अगर 10⁶ ml है तो इसको लिखा जा सकता है 10�3 लीटर। ठीक, अब पहला सवाल देखिए। पहला क्या कह रहा है? 3.5 ग्राम पर लीटर। तो अगर आपने ग्राम में लिख दिया, देखिए ध्यान से एक एक सवाल को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले को हमने लिखा तो ग्राम में विलेय लिख दिया 3.5, आयतन को लीटर में लिखना है तो लिख दिया बेटा 10.3। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा 3.5 गुणे 10⁻³ ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता तो इसमें आनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि जब आप इसको बदलेंगे तो ग्राम पर लीटर में भी यही मान होगा, जबकि ग्राम पर लीटर में इसकी सांद्रता का मान आ रहा है 3.5 गुणे 10⁻³ तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए दूसरी सांद्रता को चेक कर लेते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं चाहिए। अब दूसरा कह रहा है बेटा, दूसरे को मोल है। अभी मोल हम मोल निकाल नहीं सकते क्योंकि विलेय का नाम नहीं दिया। किसका नहीं? क्योंकि मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, और अणुभार के लिए आपको मोल चाहिए, अणुभार चाहिए। अणुभार तो दिया नहीं तो मोल निकलेगा नहीं। तो दूसरी भी सांद्रता आप डिफाइन नहीं कर सकते, पहला ऑप्शन है नहीं। तीसरे में को छोड़िए, चौथे को देखिए, डी ऑप्शन में मोल लिख दिया। मोल हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि अणुभार नहीं पता, तो डी खत्म। तो आपको वैसे भी ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे बाकी ऑप्शन गए थे, लेकिन हम चेक भी कर ले रहे हैं। अब वो कह रहा है ग्राम में ना रख के मिलीग्राम में रखिए। तो जब हम लोग विलेय को मिलीग्राम में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.5 गुणे 10⁻³ मिलीग्राम। नीचे हमको लिखना है आयतन लीटर में, प्रति लीटर है तो लीटर में कितना है? 10⁻³ लीटर। तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.5 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, काफी अच्छा सवाल है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि जो मैग्नीज है, कौन है बेटा? मैग्नीज, उसकी अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी होती हैं? मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी होती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा,
मैग्नीज की अति सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 एंड +7, इसको याद रखना है। मैग्नीज की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +2 और +7, जबकि इसके अलावा Mn जो है मैग्नीज आपका +3, +4, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी दिखाता है, लेकिन जो सामान्यतः सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिलती है 2 और 7 मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा Cu Cn का होल 4 के ऊपर चार्ज है -3। आपको एक यौगिक दिया गया है Cu Cn 4 के ऊपर -3 चार्ज है। अब उसने कहा है कि इसमें Cu की उप सह संयोजन संख्या क्या होगी? Cu की, अब देखिए उप सह संयोजन संख्या का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ लीगेंट। तो लीगेंट कितने बेटा? 4 इनटू डोनर एटम यानी कि दाता परमाणु की संख्या। तो Cn के पास जो साइनो ग्रुप है ये लीगेंट एक दाता परमाणु रखता है, तो दाता परमाणु की संख्या 1 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है वुल्फ किस्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो देखिए वुल्फ किस्नर अपचयन द्वारा क्या होता है बेटा, जब आप किसी कीटोन को लेते हैं, ध्यान से देखिए, जब आप किसी कीटोन को लेते हैं और उसका अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? अपचयन। किसके साथ? हाइड्राजीन के क्षारीय विलयन के साथ। हाइड्राजीन तथा KOH के मिश्रण के साथ अगर उसका अपचयन आप कराते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा वोल्फ किस्नर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? वोल्फ किस्नर रिएक्शन। और यहां से आपको मिलता क्या है बेटा? तो एल्केन मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? एल्केन। तो यहां पर कौन सा है? NH2 समूह, जो CO समूह होता है, कार्बोलिन समूह, वो बदल जाता है एल्केन समूह में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाल्फ किस्नर अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। यहां तक हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं देती है? तो कार्बिल एमीन अपक्रिया कौन देता है? केवल और केवल प्राथमिक एमीन देता है। जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है ये कौन देती है बेटा? केवल और केवल प्राइमरी एमीन देती है। प्राइमरी एमीन क्या होती है? जिसके पास NH2 समूह होता है। जिसके पास कौन सा समूह होता है बेटा? NH2 ग्रुप जिसके पास प्रेजेंट होता है वो आपकी प्राइमरी एमीन कहलाती है। कौन कहलाती है बेटा? प्राइमरी एमीन। तो देखिए इसके पास NH2 ग्रुप है, ये देगा। इसके पास भी NH2 ग्रुप है, ये भी देगा। डी नंबर में NH2 है, ये भी देगा। ये सब प्राइमरी है। लेकिन सी नंबर को आप ध्यान से देखिए, तो इसके पास NH और NH ग्रुप जिसके पास होगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। और कार्बिल एमीन रिएक्शन केवल कौन देते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन। इसलिए यहां पर पूछ रहा है कौन नहीं देता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी नहीं देता है। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हम रेट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं देता? टालिन परीक्षण, सिप परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा कि ग्लूकोज के पास जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है, कौन समूह होता है बेटा? एल्डिहाइड समूह। ये आपका सिप परीक्षण नहीं देता है। किस परीक्षण को नहीं देता बेटा? तो याद रखना है कि ये हमारा सिप परीक्षण नहीं देता है। ये क्या नहीं देता बेटा? सिप परीक्षण नहीं देता है। ग्लूकोज में उपस्थित CHO समूह सिप परीक्षण को नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए दो दो नंबर वाले आपके पास क्वेश्चन आ गए। अब इनकी बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाइए। मोलरता तथा मोललता को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे बेटा प्रश्नोत्तर नंबर 2 का। तो पूछ रहा मोलरता, तो मोलरता की हम परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसी संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फिर हेडिंग पड़ेगी बेटा मोलरता का सूत्र। तो सूत्र होता है बिलियन की मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो ये हो जाएगा बेटा आपका सूत्र। और हमको लिख देना है मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। और हमसे पूछा उदाहरण, तो उदाहरण लिख देंगे 3 मोल प्रति लीटर यूरिया बिलियन का मतलब है कि यूरिया के 3 मोल 1 लीटर बिलियन में घुला हुआ है। अब देखिए मोललता को भी परिभाषित करना है। तो मोललता की परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से दिखाते हैं। मोललता का सूत्र क्या होता है बेटा? बिलियन की मोललता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान kg में। ये सूत्र हो गया। ये शॉर्ट में हो गया मोललता बराबर NB बटे WA। अगर मैं आपसे बात करूं मोललता के मात्रक, तो मात्रक होता है मोल पर kg।
उदाहरण 2 मोल पर केजी यूरिया विलयन का मतलब है कि 2 मोल यूरिया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया दूसरे का। अब खा नंबर क्या कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित को समझाइए। अब आपको इनको समझा देना कि लैंथेनाइड आकुचन किसे कहते हैं, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड की आक्सीकरण अवस्था है, इन दोनों के विषय में आपको टिप्पणी लिख देना है। अगर इनके आंसर न मिले तो आप मुझको मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882 इसमें मुझको व्हाट्सएप कर देना। यहाँ से मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि उपसह संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। कि उपसह संयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत के विषय में आपको समझाना है कि क्या होता है। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। बुर्ज अपक्रिया तथा फिटिंग अपक्रिया को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना कि बुर्ज अपक्रिया क्या होती है और फिटिंग अपक्रिया क्या होती है। इन दोनों की आपको उदाहरण, रिएक्शन लिख देना और थ्योरी लिख देना है। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए इसमें भी आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के बेटा। कितने कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 28 ग्राम KOH जिसका अणुभार है 56, 500 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल, तो मोल ऑफ KOH बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये बेटा सूत्र होता है। मोल क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। तो द्रव्यमान कितना दिया है 28 ग्राम, अणुभार आपको कितना दिया है 56, आयतन लीटर में चाहिए। तो 500 ml को जब लीटर में बदलोगे तो 500 को डिवाइड कर दोगे 1000 से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 28 को 56 से भाग दोगे तो 1/2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2, तो ये पूरा कट के आ जाएगा 1। और मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। तो आपकी मोलरता आ गई कितनी, 1 मोल पर लीटर। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब अगला सवाल आपसे कह रहा है मोलेसेज से एथेनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब वो कह रहा है कि मोलेसेज से एथेनॉल बनाने की जो विधि होती है इसका आपको रासायनिक समीकरण लिखना, तो इसको लिख देना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बोनिल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति को समझाना है। कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की प्रकृति के विषय में आपको टिप्पणी कर देना है। ग्लूकोज के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण आपसे पूछ रहा है। तो 2 रासायनिक गुण, चाहे हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देना, चाहे टॉलेन से करा देना, चाहे सिप से करा देना। आपको मैंने 10-12 रासायनिक गुण बताया, उनमें से कोई 2 रासायनिक गुणों के समीकरण दे देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 3-3 नंबर के बेटा 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला तो न्यूमेरिकल है, दिया गया है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, 0.5 ग्राम आवासशील विद्युत अपघट्ट ठोस को 39.0 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान आपको दिया गया है 78 ग्राम पर मोल में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, ठोस का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसको आपको कर लेना बेटा, RLBP का सवाल है। किसका सवाल है बेटा, RLBP का। अगर इसका आपको सोल्यूशन न मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है। सबसे पहला सवाल तो आपसे कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। अब वो कह रहा है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसकी आपको परिभाषा लिखना है। किसकी परिभाषा लिखना है बेटा, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखना है तथा निम्नलिखित सेल का मानक EMF की गणना करना है। तो आपको बेटा मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आप लिख देना, मानक सेल विभव लिखना है। तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो वो होता है E0 सेल को हम लोग मानक EMF कहते हैं, और सूत्र होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये सूत्र होता है बेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा कि ये जो सेल आपको दिया गया है तो डबल डैश के पहले जो होता है इसको एनोड कहते हैं, और डबल डैश के बाद जो होता है कैथोड। तो कैथोड बना कॉपर का, तो कैथोड बन गया कॉपर का, तो यहां लिखूंगा E0 Cu+2 से Cu। एनोड बन गया जिंक का E0 Zn+2 से Zn। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए Cu+2 की वैल्यू दी गई है आपको 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक +2 की वैल्यू दी गई है -0.76, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76। अब जब इसको ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.1 वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 1.1 वोल्ट आपका आंसर निकल आएगा। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए तथा अभिक्रिया Na+Mb गिव्स XC+YD की अभिक्रिया में कोट आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आपसे ये कह रहा है कि अभिक्रिया की कोट की पहले परिभाषा लिख देना कि कोट क्या होती है। इसकी परिभाषा मैंने आपको कराई थी क्लास में, इसकी आपको पहले परिभाषा लिख देना। फिर आपको जो दी गई अभिक्रिया है इसके लिए कोट आपको ज्ञात करना है कि इसकी कोट आप कैसे ज्ञात करेंगे ये बता देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वो कह रहा है क्या होता है जब क्रोमाइट
अयस्क वायु की उपस्थिति में पोटेशियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। तो क्या होता है जब मैंने ये सारी रिएक्शनें कराई बेटा, इनको आपको कर लेना है। अब अगला क्या कह रहा है बेटा, देखिए अगला कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है। तो अब आपको बताना है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है तब क्या होता है। नेक्स्ट है बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट को 513 केल्विन पर गर्म करते हैं तब क्या होगा। इस बात को भी आपको बता देना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट को 513 केल्विन पे गर्म करने पर क्या होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है। पहले तो कह रहा है कि मोलर चालकता को समझाइए कि मोलर चालकता क्या होती है, इसकी आपसे परिभाषा पूछ रहा है। इसके बाद एक आपको सवाल दिया गया है कि कोई 0.02 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध है 480 ओम, यानी कि आपको प्रतिरोध दिया गया आर और ये मात्रक होता मोल पर लीटर बेटा मोलरता का। तो मोलरता दी गई 0.02, तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। सेल स्थिरांक आपको दिया गया है। तो देखिए मोलर चालकता की अगर बात करूं बेटा, तो मोलर चालकता का सूत्र होता है लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए कप्पा की वैल्यू नहीं दी, तो कप्पा क्या होता है, कप्पा होता है आपके पास बेटा सेल स्थिरांक बटे आर, सेल स्थिरांक बटे आर को हम लोग बेटा कप्पा कहते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से और 1000 की मोलरता नीचे, तो मोलरता है 0.02, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेल स्थिरांक आपको कितना दिया गया बेटा, वो दिया गया है 1.29, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा तो हो जाएगा 1.29 इंटू 1000 डिवाइड बाई 480 और हमारे पास मोलरता है 0.02। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रथम कोटि अपक्रिया की इकाई लिखिए कि प्रथम कोटि अपक्रिया की इकाई क्या होती है। तो इकाई होती है बेटा समय की पावर -1। प्रथम कोटि की अपक्रिया की इकाई, प्रथम कोटि की अपक्रिया की इकाई लिखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, अपक्रिया के वेग की है या वेग स्थिरांक, यहाँ पे वो नहीं दिया। तो अगर आपसे वेग स्थिरांक की है तो समय की पावर -1, और अगर वो आपसे वेग की इकाई पूछ रहा है तो लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपका होता है। अगर वेग की पूछेगा तो ये हो जाएगा, और वेग स्थिरांक है तो समय की पावर माइनस, तो दोनों लिख देना, क्योंकि यहाँ पर उसने ये नहीं बोला किसकी पूछ रहा है। फिर इसी में देखिए एक सवाल दिया गया है आपको। सवाल क्या है कि प्रथम कोट की अपक्रिया N2O5 गैस गिव्स 2NO2 गैस एंड हाफ O2 गैस में 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 0.60 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर थी, जो कि 60 मिनट के बाद कितनी रह जाती है बेटा, 0.20 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर रह जाती है। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की आपको गणना करना है, जबकि log 3 की वैल्यू दी। तो यहाँ पर आपको प्रथम कोट के वेग स्थिरांक का सूत्र लगा देना, जो क्या होता है बेटा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80, और सारी वैल्यू उठा के रख देना, आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा आप स्वयं से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों का सूत्र लिखिए। अब वो कह रहा है कि निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों का आपको सूत्र लिखना है। पहला क्या कह रहा है, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो देखिए अब इसका सूत्र आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। हेक्सा एक्वा, एक्वा का मतलब होता है बेटा वाटर, और हेक्सा का मतलब 6, तो 6 तो वाटर है। फिर उन्होंने कहा क्रोमियम, क्रोमियम मेटल है तो Cr, ऑक्सीकरण संख्या 3 बोल दी है तो ब्रैकेट बंद, जैसे ही ऑक्सीकरण संख्या लिख दे तो ब्रैकेट आपको बंद कर देना। अब क्लोराइड बोला है, अब बाहर वालों की संख्या हमेशा यक्स ले लेना, कितने ले लेना, यक्स। तो मान लिया क्लोरीन है यक्स, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या वाला रूल लगा दो। तो क्रोमियम कितने हैं, 1 है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी दी गई, 3 दी गई, प्लस जल कितने हैं बेटा, 6 हैं, ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं, 6 हैं, और एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और इन सब का योगफल कितना होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए। तो 3 + 0 - x = 0, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ गई बेटा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि x की जगह कितना रखा, 3। तो ए नंबर का सूत्र हो जाएगा CrH2O का होल 6 Cl3। ये आपका पहला उपसह संयोजक यौगिक का सूत्र हो गया, ये हो गया पहला नंबर। नोट करिए, इसी तरह हम लोग बाकी भी आपको मैं बता दे रहा हूं, नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब बी नंबर देखिए क्या कह रहा है बेटा। अब वो कह रहा है डाई क्लोराइडो, तो क्लोराइडो का मतलब होता है Cl, डाई का मतलब 2, तो 2 तो क्लोराइड हो गए। डाई एमीन, एमीन हम लोग बोलते हैं NH3 को, डाई मतलब 2 हो गए,
प्लेटिनम, प्लेटिनम मतलब उसने बोल दिया Pt और ऑक्सीकरण संख्या दी गई है 2। तो इसको भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो Pt कितने हैं, 1 है, ऑक्सीकरण संख्या है 2, प्लस क्लोरीन कितने हैं बेटा 2, 1 की ऑक्सीकरण संख्या -1, प्लस अमोनिया कितने हैं 2, ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, बराबर कितना हो जाए 0 के बराबर। तो यहाँ से 2 - 2 + 0 = 0, तो 0 बराबर 0 आ गए, यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। तो ये आपका दूसरे नंबर का यौगिक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा तीसरे की। देखिए तीसरे में क्या दिया गया है। अब वो तीसरे में कह रहा है बेटा हेक्साएमीन। अभी मैंने बताया एमीन का मतलब होता है NH3, हेक्सा का मतलब हो गया कितने बेटा 6, प्लेटिनम का मतलब हो गया Pt, 4 तो ऑक्सीकरण संख्या, क्लोराइड बाहर के लिए है तो हम बाहर तो हमको यक्स लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया यक्स। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का रूल लगा दो। प्लेटिनम कितने हैं 1, 1 की ऑक्सीकरण संख्या सवाल में कितनी दी गई बेटा 4 दी गई है, प्लस अमोनिया कितने हैं 6, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0, प्लस क्लोरीन कितने हैं यक्स, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -1 बराबर 0। जब इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 4 + 0 - x = 0। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो यौगिक आपके पास बन जाएगा Pt NH3 का होल 6 Cl4। ये आपका यौगिक बन गया। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नोट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट सेकेंड। तो देखिए अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा के पहले कोई शब्द लिखा हो तो उसे हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो सोडियम है तो मैंने बाहर लिख दिया बेटा सोडियम, बाहर का लिख दिया सोडियम। अब बाहर हमने संख्या मान ली यक्स, ब्रैकेट लगाया। पेंटासाइनो, साइनो हम कहते हैं बेटा CN ग्रुप को, तो ये कितने हैं पेंटा मतलब 5। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का मतलब होता है NO से बेटा, ये हो गया नाइट्रोसिल, ठीक है। फेरेट मतलब हो गया Fe, ब्रैकेट बंद हो गया। अब ऑक्सीकरण संख्या मिला लो, तो आपके पास सोडियम है यक्स, 1 की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, प्लस Fe है 1, ऑक्सीकरण संख्या है 2, साइनो है 5, ऑक्सीकरण संख्या है बेटा इसकी होती है साइनो की -1, प्लस नाइट्रोसिल है 1, ऑक्सीकरण संख्या होती है बेटा इसकी -1 बराबर 0। अब देखिए यहां से x + 2 - 5 - 1 = 0, यहां तक सही है। तो क्या बेटा यहां से x + 2 - 6 = 0 हो जाएगा। तो x = कितना आ गया बेटा +4, तो x की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा। तो सूत्र हमारे पास बन के आ जाएगा Na4 FeCN5NO, ये हमारे पास सूत्र हो जाएगा चौथे नंबर का बेटा। तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछ रहा है प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुष्क संरचना को विस्तार समय, कि जो प्रोटीन है उसकी प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना को आपको विस्तार पूर्वक समझाना है कि क्या होती है। तो इसको आप कर लेंगे, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की जब सीरीज कराई थी वहां पे ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हैलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि लिखिए, कि जो हैलो एल्केन होती है इसकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं SN1 और SN2, कौन सी बेटा SN1 एंड SN2, इसकी क्रियाविधि को समझाना है। तो ये आप स्वयं से कर लीजिएगा बेटा। अगला कह रहा है आपसे हैलो एल्केन के ध्रुवण, ध्रुवणता, कायरलता तथा धारण प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझा। अब आपको बताना है कि जो हैलो एल्केन है इसमें ध्रुवण, ध्रुवणता क्या है, कायरलता क्या है, धारण प्रतिलोमन क्या है और रेशमीकरण क्या है, इन सब के विषय में आपको टिप्पणी लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल का निर्जलन अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखिए। तो सबसे पहले आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन की अपक्रियाओं के समीकरण लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन का रासायनिक समीकरण, तो हमने प्राथमिक एल्कोहल ले लिया एथिल एल्कोहल। जब हमने इसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 पे गर्म किया तो यहाँ से बेटा एथीन बनती है। द्वितीयक एल्कोहल का जब निर्जलन कराओगे तो मान लीजिए हमने द्वितीयक एल्कोहल ले लिया आइसोप्रोपिल एल्कोहल और गर्म किया तो यहाँ से बन गई प्रोपीन। और इसी तरह से अगर आपने तृतीयक एल्कोहल के निर्जलन कराया तो मान लीजिए आपने लिया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, तो वहां से आपको बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। और क्या पूछा है इसमें बेटा
और आपसे प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि पूछी। तो देखिए, प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि, तो एल्कोहल के निर्जलन की अब क्रिया 3 पदों में पूर्ण होती है। पहली बात याद रखना कि जो एल्कोहल का निर्जलन होता है वो कितने पदों में होता है बेटा? 3 पदों में। सबसे पहले क्या होता है? एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है। क्या होता है बेटा? एल्कोहल का प्रोटोनीकरण होता है। इसमें क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल अपना प्रोटॉन को त्याग करके बाइसल्फेट में बदल जाता है। अब ये जो प्रोटॉन बना है बेटा, ये प्रोटॉन आक्रमण करता है। अब ये जो प्रोटॉन बना है ये आक्रमण करता है एल्कोहल के ऊपर और एल्कोहल को कर देता है प्रोटोनीकृत। तो प्रोटोनीकृत एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो आपका प्रोटोनीकृत एल्कोहल है ये वाटर को रिमूव कर देता है और बना लेता है कार्ब धनायन। अब तृतीय पद में एल्कीन का बनना, तो एल्कीन क्या करता है बेटा कि जहां पर कार्ब धनायन बना है इसके बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे बन जाता है CH2- और यहाँ पे होता है बेटा CH2+ और ये प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करके एक डबल बॉन्ड बना लेती हैं। तो इस तरह से आपका एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और उस H को HeSO4 बाइसल्फेट ग्रहण करके फिर से H2SO4 में बदल जाता है। तो ये हो गई बेटा एल्कोहल का निर्जलीकरण की क्रिया विधि। तो इसको लिख देना बेटा 5 नंबर का। अब अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं करना तो आप अथवा में एक और क्वेश्चन वहां दिया होगा, जैसे ये दिया गया है कि फिनॉल से निम्नलिखित को प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है कि फिनॉल से आप 4 नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाएंगे, पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, 4 ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे, सैलसल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे। तो देखिए इनकी रिएक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 के खाका अथवा करने जा रहे हैं। तो वो कह रहा है फिनॉल से 4 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग करा देंगे बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण से। तो यहाँ पे NO2 समूह पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन को हम लोग 4 कहते हैं, तो हो जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल। अब अगर आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो फिनॉल की रिएक्शन आप करा दीजिए बेटा सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के साथ। तो यहाँ पर जो NO2 समूह होता है तो वो 2, 4 और 6 पे जुड़ करके पिक्रिक अम्ल बना देता है। तो इस रिएक्शन को भी आप देख लीजिए। तीसरे में कह रहा 4 ब्रोमोफिनॉल बनाना है। अगर आपको 4 ब्रोमोफिनॉल बनाना है तो उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CH2 की प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ से बन जाएगा 4 ब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है फिनॉल से सैलसल्डिहाइड प्राप्त करने का रासायनिक सूत्र। तो फिनॉल से अगर सैलसल्डिहाइड प्राप्त करना है तो सैलसल्डिहाइड के लिए क्या करते हैं? हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफार्म तथा NaOH के मिश्रण के साथ। किसके साथ बेटा? क्लोरोफार्म तथा NaOH के मिश्रण। और ये मिश्रण क्या देता है बेटा? CHO ग्रुप बना देता है। और ये CHO ग्रुप एक बार आर्थो पे जोड़ देते हैं और एक बार पैरा पे जोड़ देते हैं। तो इसका नाम है आर्थोसैलसल्डिहाइड, इसको बोलते हैं बेटा पैरासैलसल्डिहाइड। साथ में 6 यानी 6 क्लोरीन को लेके 6 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड और 4 मोल ऑफ वाटर बना देता है। ठीक है। और इसी में आपसे पूछा फिनॉल से बेंजोक्विनोन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। तो अगर आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन प्राप्त करना है तो उसका ऑक्सीकरण करा देंगे सोडियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की मिश्रण की उपस्थिति में। और जब डाइक्रोमेट की उपस्थिति में आप ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहां पर आपका बन जाता है बेंजोक्विनोन। तो ये सूत्र होता है बेटा बेंजोक्विनोन का। अब हम बात करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन की। इसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, का और खा, और दोनों में 2-2 क्वेश्चन होंगे। उन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना होगा। जैसे पहला है कीटोन के विरचन की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब वो कह रहा है कि जो कीटोन है उसके विरचन मतलब बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए सबसे पहला है सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा कि अगर आपने सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया तो कीटोन बनेगा। दूसरा मेथड होता है बेटा सेकेंडरी एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा कि अगर आपने किसी सेकेंडरी एल्कोहल को लिया और इसकी वाष्प को कॉपर के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रवाहित करा दिया तो वहां से भी आपका कीटोन बन सकता है। तीसरी बनाने की विधि होती है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करा के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन करा के। तो ये हो गया बेटा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसका शुष्क आसवन कराते हैं तो यहाँ से आपको कीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। चौथा तरीका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा। तो जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो वहां से कीटोन बनता है। और अगली बनाने की विधि होती है बेटा एल्कीन के ओजोनीकरण के द्वारा। तो अगर आपने किसी एल्कीन को लिया और उसकी रिएक्शन ओजोन के साथ जिंक की उपस्थिति में करा दिया और इसके बाद उसका जल अपघटन करा दिया तो वहां से भी आपको कीटोन मिलता है। तो एल्कीन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ ओ दे दिया जाता है, बस हो गया। तो ये हो गई बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि कीटोन के विचलन तो आप इसकी जगह ये वाला भी क्वेश्चन कर सकते थे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के विरचन की 2 विधियां तथा इसके 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो या तो कीटोन की विचलन की 5 विधियां लिखिएगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल के विचलन की 2 विधियां और 3 रासायनिक गुणों को लिखिए। तो इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं बेटा। देखिए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के
विरचन की दो विधियां। तो पहला तो है बेटा प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा, कि अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दिया तो वहां से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण जैसे ही आपने कराया तो वहां से क्या मिल गया बेटा आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल। दूसरा तरीका होता है बेटा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें वहां से कार्बोक्सिलेट मैग्नीशियम हाइलाइड मिलता है, जिसका जल अपघटन कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हाइलाइड प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो तीन रासायनिक गुणधर्म भी पूछे थे तो देखिए तीन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे। पहला तो हो गया बेटा सोडियम धातु के साथ अपक्रिया। तो हमको ये पता है कि जब हम किसी अम्ल की अपक्रिया किसी धातु से कराते हैं तो हमें वहां से हाइड्रोजन गैस मिलती है, साथ में लवण बन जाता है। तो लवण बनेगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। एल्कोहल के साथ अपक्रिया, तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल के साथ करा दी सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, तो यहाँ से एस्टर बनता है। एस्टर कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH और एल्कोहल से H निकल के वाटर रिमूव हो जाता है। क्या रिमूव हो जाता है बेटा, वाटर। और ये वाला बॉन्ड यहाँ से जुड़ जाता है तो जुड़ के बनाता है एस्टर और साथ में जल बना देता है। अगली विधि है बेटा तीसरा रासायनिक गुणधर्म है उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, उत्प्रेरित अपघटन के द्वारा। अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिया और इसकी वाष्प को मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रोवाइड कर दिया तो वहां से आपको कीटोन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और साथ में जल मिल जाएगी। तो ये तीन रासायनिक गुणधर्म हो गए। अब देखिए सातवें का ख नंबर में भी बेटा दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो में से कोई एक आपको करना होगा। पहला क्वेश्चन है एमीन के 5 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना। एमीन के 5 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण। तो देखिए एमीन के 5 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण, पहला तो है नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया। तो अगर आपने एमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई तो यहां से आपको एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस तथा जल प्राप्त हो जाता है। दूसरी होती है बेटा कार्बिल एमीन अपक्रिया की। अगर आपने प्राइमरी एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के साथ कराया तो यहां से एल्किल आइसोसाइनाइड, सोडियम क्लोराइड तथा जल मिल जाता है। एक ये हो गई। और तीसरा होता है बेटा बेंजॉइलीकरण अपक्रिया। बेंजॉइलीकरण में क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल को लेते हैं, इसकी रिएक्शन बेंजॉइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, बेंजॉइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ से बेटा एक H निकलता है, वो H यहाँ से Cl को निकाल के HCl बना देता है। अब यहाँ से जब H निकल जाएगा तो बचेगा क्या, NH, और NH के पीछे लगा R, और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और बेंजीन रिंग जुड़ करके बना लेगा ये वाला ग्रुप, जिसका नाम होगा N एल्किल बेंजामाइड। ये तो तीन विधियां हो गई, हमें तो 5 लिखने थे गुणधर्म। तो अगला है बेटा सोडियम मेटल के साथ अपक्रिया। अगर आपने प्राइमरी एमीन की अपक्रिया सोडियम मेटल के साथ कराई तो वहां से बनेगा बेटा एन एल्किल सोडामाइड और साथ में बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन। तो यहां से क्या होता है बेटा एक एमीन एक हाइड्रोजन निकालता है, तो दो एमीन से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके बना देंगे N2। और जब H निकल जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा RNH, और NH के ऊपर जुड़ जाएगा Na प्लस N के ऊपर माइनस। इसका नाम होगा एन एल्किल सोडामाइड। क्या नाम होगा बेटा, एन एल्किल सोडामाइड। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बेटा हाइलोजन के साथ अपक्रिया। तो अगर आपने प्राइमरी एमीन को लिया और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा दी तो वहां से आपको मिलेगा एन ब्रोमो एल्किल एमीन और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या होता है बेटा कि यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहां से एक Br को लेकर के बना देता है HBr। जैसे ही एक आपका NH निकल जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे R लिख लेना, R यहाँ पे क्या बनेगा R, NH बचेगा और एक Br यहाँ जोड़ देंगे तो बन जाएगा N ब्रोमो एल्किल एमीन। ठीक। अब देखिए अथवा में एक क्वेश्चन और दिया था कि अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा एमीन बनाने की 5 विधियां तो आप इसको भी कर सकते थे। अब इसमें क्या कह रहा है कि एमीन के विरचन की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है। एमीन के विरचन मतलब बनाने की 3 विधियों के समीकरण लिखना है, साथ में एल्किल हाइलाइड के अमोनी अपघटन की क्रिया विधि को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे देंगे। अब देखिए बेटा हमको देखना है एमीन के विरेचन की 3 विधियों के रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले एमीन बनाने का तरीका है एल्किल आइसोसाइनाइड के द्वारा। बेटा किसके द्वारा, एल्किल आइसोसाइनाइड के द्वारा। जब आप एल्किल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो आपको वहां से प्राइमरी एमीन मिलती है। बेटा क्या मिलती है, प्राइमरी एमीन और साथ में फार्मिक एसिड। दूसरा एमीन बनाने का तरीका है बेटा एल्किल साइनाइड के द्वारा। तो आप एल्किल साइनाइड को ले लीजिए और उसका आप चयन करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति। तो यहाँ से आपको प्राइमरी एमीन मिल जाता है। कौन सा एमीन मिल जाता है बेटा, प्राइमरी एमीन मिल जाता है। अगला तरीका है बेटा आपके पास नाइट्रो एल्केन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, नाइट्रो एल्केन के द्वारा। तो नाइट्रो एल्केन के द्वारा एमीन बनाने का तरीका है कि नाइट्रो एल्केन का आप चयन करा दीजिए टिन तथा HCl के मिश्रण के साथ। किसके साथ बेटा, टिन तथा HCl का मिश्रण ले लीजिए और इसका आप करा दीजिए अपचयन। जैसे ही आप नाइट्रो एल्केन का अपचयन कराएंगे टिन तथा HCl के मिश्रण का, तो आपको एमीन तथा जल मिल जाएगा। और साथ में आपसे पूछा है एल्किल हाइलाइड की एमिनो अपघटन की क्रिया विधि। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग। एल्किल हाइलाइड का अमोनी अपघटन द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया विधि, जिसका मतलब होता है SN2 द्वारा होता है। तो पहली बात याद रखना है
कि जो एल्किल हाइलाइड है उसका जो अमोनी अपघटन होता है वो द्विअणुक नाभिक प्रतिस्थापन क्रिया विधि द्वारा होता है, यानी कि SN2 द्वारा होता है, जिसमें अमोनिया नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और इस अपक्रिया में जो अमोनिया होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है बेटा? नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और एल्किल हाइलाइड से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके प्राथमिक एमीन बना लेता है। और वो क्या करता है बेटा कि एल्किल हाइलाइड से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देता है और वहां से बना लेता है बेटा प्राथमिक एमीन को। ठीक है, लेकिन इसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुर्थक अमोनियम लवण का मिश्रण भी बनता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जब आप रिएक्शन करते हो तो यहाँ पर प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन और चतुर्थक अमोनियम लवण का मिश्रण बनता है, जिसे अलग करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अमोनी अपघटन की थ्योरी। अब देखिए होगा कैसे, उसकी बात कर लेते हैं। तो एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन जैसे ही आप अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ से अमोनिया क्या करता है बेटा, एल्किल हाइलाइड के बीच में आके जुड़ जाता है और यहाँ से एक सॉल्ट बना लेता है। अब ये सॉल्ट क्या करता है, NaOH की उपस्थिति में अपना यक्स Na को दे देता है और NH3 एक OH को दे देता है, तो जल और NX निकल जाता है और बन जाता है बेटा प्राइमरी एमीन। अब ये प्राइमरी एमीन फिर से रिएक्शन करता है एल्किल हाइलाइड के साथ। किसके साथ बेटा? एल्किल हाइलाइड के साथ। तो आपका ये यौगिक बनता है जिसको NaOH के साथ गर्म करने पर फिर से हमको क्या मिल जाती है? सेकेंडरी एमीन मिलती है। हमको क्या मिलती है बेटा? सेकेंडरी एमीन। अब हम क्या करते हैं बेटा, उस सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन फिर से एल्किल हाइलाइड के साथ कराते हैं, तो वहां से ये आपका सॉल्ट मिलता है जिसकी रिएक्शन NaOH से कराने पर टर्सरी एमीन मिल जाती है। और जैसे ही आप टर्सरी एमीन की अपक्रिया पुनः एल्किल हाइलाइड से कराते हैं तो आपको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाता है। तो ये हो गया बेटा अमोनी अपघटन। ये क्या हो गया बेटा? अमोनी अपघटन। तो आज की इस वीडियो में बेटा मैंने आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छी तरह से करके जा रहे हैं तो आप श्योर मानिए कि आप आसानी से केमिस्ट्री के एग्जाम में बेटा 70 में से 50 से 60 नंबर कम से कम आप इस पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो कर सकते हैं। इस पेपर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको बिना किए आप पेपर में जाने की गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।